द्विजेंद्र त्रिपाठी जी लड़ जाए। और जो कांग्रेस की नीति है, 9 साल जो उन्होंने काम किया है, उन कामों को तो लेकर जाना पड़ेगा और जनता सवाल करेगा। अब जो प्रधानमंत्री को गिलास आधा खाली ही दिख रहा है। जी जी, विजय बहादुर पाठक साहब क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो? नहीं, विजय बहादुर पाठक जी की बात सुन रहे हैं, पाठक जी अच्छी बात कर रहे हैं जी। सवाल ये है कि हमने 9 साल तक शासन किया, 1 साल और शासन करेंगे, चुनाव होगा, उसके बाद हमारा हैट्रिक बनने जा रहा है यूपीए 3, जब शुरुआत होगी। देखिए शुरुआत कैसे होती है, राजनीति में लोग आते कैसे हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये सारी चीजें जो है जनता के ऊपर निर्भर करती हैं और जनता का मैंडेट जिसको मिलेगा वही सरकार बनाएगा। और लोगों ने पहले भी देखा है कि यूपीए 1, यूपीए 2 और यूपीए 3 अब देखेंगे। एक बात मैं कह दूं कि जो भी आज तक इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी यूपीए ने किया है, आने वाले समय में कुछ चीजें जो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं वो विजय बहादुर पाठक साहब कह रहे हैं कि हम कहीं से जीतने नहीं देंगे, कोई भी आ जाए। विजय बहादुर पाठक साहब कह रहे हैं कि हम तो जीतने ही नहीं देंगे, इतनी नाकामियां हैं यूपीए सरकार की। इस समय भारतीय जनता पार्टी का अंतरकला आप देख रहे हैं, कहीं मोदी को बताते हैं यूपी में ब्रांड एम्बेसडर होंगे और उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी में खुद भी बहुत मजबूत नेता लोग हैं, लेकिन क्यों वो मोदी को बुलाना चाहते हैं, हमें लगता है अपने आप पर विश्वास थोड़ा कम हो गया है। इसलिए जो है मोदी जी को बार बार ये लोग लाने की कोशिश करते हैं। अब बता रहे हैं यूपी में जो है होती है तो वो मोदी को ले आते हैं। नहीं, हम नहीं लाते हैं। 9 साल की सरकार, अगर असल में भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई उपलब्धि हो तो बतावे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमजोर है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हालात कमजोर है, इसलिए उनके पास मुद्दों की कमी है। सुन लेते हैं विजय बहादुर पाठक साहब कुछ कह रहे हैं काफी देर से। जनता पार्टी जरूर और कमजोर है तो हम और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कम से कम कांग्रेस में यह हालात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। विजय बहादुर पाठक साहब आपको आवाज मिल रही है? सामने आई तो आप दूसरों की बात तो मत करिए, अपनी बात। बिना आवाज के पाठक जी बोल रहे हैं, देख रहे हैं, पहले आपकी आवाज तो मिल ही रही इनको, लेकिन तो बिना आवाज के बोल रहे हैं। चलिए दुर्गेंद्र जी, जो विजय बहादुर पाठक साहब कह रहे हैं और जो द्विजेंद्र जी कह रहे हैं, और इस बीच जुड़ चुके हैं विजय बहादुर पाठक साहब। विजय बहादुर पाठक साहब, आप ध्यान से सुन रहे थे और कुछ बोल भी रहे थे, जरा बोल दीजिए। जी द्विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी कामयाबियां रही हैं और बीजेपी के अंदर इतना अंतर कलह है, आपस में लड़ते रहते हैं, वो कहां से कंपटीशन में आ पाएंगे? अरे तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो वो ये बात तो कहेंगे ही। नहीं, आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बोल दीजिए। हमारी आवाज उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही और उनकी आवाज भी शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेंद्र जी, जो सवाल अभी बना हुआ है कि दरअसल जो डर एक लग रहा था कांग्रेस को, और अब इसके बाद क्या स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि हम अगर कांग्रेस की देखें पूरे देश में छवि बहुत खराब हो चुकी है। अगर कांग्रेस सोनिया गांधी इस मौके पर मना करती कि वो नई साउथ से लड़ेंगी तो कितना नुकसान हो सकता था पार्टी को? देखिए, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को विकास मिल जाता है इससे कि मैदान छोड़ गई सोनिया गांधी। एक तरह से रण छोड़ की छवि उनकी बनाई जाती कि रण छोड़ गई, और जहां उनकी पैतृक सीट है, 2004 में अपनी सास इंदिरा गांधी की सीट पे वो आई थी चुनाव लड़ने, और वहां रायबरेली की जनता से उन्होंने एक वादा किया था कि रिश्तों की ये डोर हम टूटने नहीं देंगे, जब तक सांस में सांस है, जब तक जान में जान है। लेकिन हालात ऐसे बने, नाकामियां यूपीए 2 की आई, इतने घोटाले घपले सब हुए, इसके बाद ये हालात बने कि अब तक जो हालात बन गए उससे ये हुआ कि कांग्रेस को सीधे सीधे अब ये सोचने पे कांग्रेस सोचने पर मजबूर हुई कि कम से कम अब इसको कहीं सोनिया गांधी को शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये बात सहमति और सर्वसहमत नहीं बन पाई। इसलिए एक विचार सोनिया गांधी के सामने आया था, नेताओं ने रखा था कि आप रायबरेली की बजाय कहीं और लड़ लीजिए, यहाँ प्रियंका को लड़ा दीजिए, तो जाहिर सी बात है उत्तर दक्षिण सब जगह पूरे देश में एक माहौल बन जाएगा, बिल्कुल। दुर्गेंद्र, हमारे साथ प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब भी लगातार काफी देर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम धन्यवाद करना चाहेंगे द्विजेंद्र त्रिपाठी का, इसके अलावा विजय बहादुर पाठक साहब का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अभी एक सवाल बाकी है कि दरअसल
अब क्या स्थिति होगी और क्या सोनिया गांधी को जिस तरह से आगे आना पड़ा है उसमें भी पार्टी के अंदर कितनी अंतर्कलह सामने आई है, ब्रेक के बाद बताएंगे। सजने लगे हैं शाम सवेरे, जीवन सजने लगा है, लम्हा लम्हा सजने लगा है। जिंदगी के रंग राज रतन के संग। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। क्या है ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके दिन का हाल, समस्याएं कैसी भी हो, हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजी के पास। जानिए अपने ग्रहों की चाल और सीधे सवाल कीजिए ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश अवस्थी जी से। के एस्ट्रो में रोजाना शाम 6:30 बजे के न्यूज पर। नेताओं के बोल, किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल, समाजवादी पार्टी को उसके नेता को उसने तो 6 महीने की झूठ मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मलाल, सब देखिए, सच देखिए। के न्यूज, खबरों का साथी। कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आखिर पहले सोनिया गांधी की तरफ से संकेत मिले कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर ऐसी स्थितियां क्या बनी कि उन्हें हां कहना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के खेमे से यह खबर आई थी कि सोनिया शायद रायबरेली से चुनाव समर में नहीं उतरेंगे, लेकिन अब जबकि सोनिया ने खुद कह दिया है कि रायबरेली से उनका रिश्ता कायम रहेगा। देखते हैं कांग्रेस के स्थानीय नेता हमारे साथ उमाकांत मिश्रा जी, उनसे जब यह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कुछ ये कहा है कि क्योंकि बहुत पुराने वो नेता रहे हैं और स्थितियां कांग्रेस के लिए कितनी मजबूत होंगी, चाहे वो प्रियंका हो या रायबरेली से सोनिया गांधी लड़े, ये देखते हैं। पहले भी सोनिया गांधी लड़ी है और अब वही उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार नहीं है। ये लोग गलत लोग हैं जो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी नहीं प्रियंका लड़ेंगी। प्रियंका उनका काम देखने के लिए आई है और काम पहले भी देखा है। प्रोफेसर एमएल वर्मा, जो उमाकांत मिश्रा कह रहे हैं कि बहुत पुरानी नेता हैं, ये सिर्फ अफवाहें थी, तो वही सवाल है कि अफवाहों पर विराम क्यों नहीं लगाया गया और इस दौरान जब कार्यकर्ता नेता ये अच्छा संकेत देते रहे कि प्रियंका गांधी आएगी तो बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस के लिए स्थितियां बदलेंगी, फिर ऐसे में यू टर्न क्यों? देखिए, ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। कर्नाटक का चुनाव नहीं हुआ था, उस समय तक ये तय नहीं था कि कर्नाटक में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी और एक भूमिका ये बनानी कि चूंकि पूरे देश का चुनाव लड़ना है और चुनावों के लिए एक माहौल बनाया जाता है। हिंदुस्तान में तो इस समय डेमोक्रेसी को नहीं, मैं तो मानता हूँ मोबोक्रेसी है। एक मोबिलाइजेशन का माहौल बनाया जाता है। तो मोबिलाइजेशन का माहौल बनाने के लिए दक्षिण साइड में भी माहौल बनाना था कांग्रेस को। तो इसलिए पहले ये जब कर्नाटक का चुनाव नहीं हुआ था, कर्नाटक की स्थिति देखने के बाद में फिर से यू टर्न ले लिया कि हमें उत्तर प्रदेश को पहले देखना है। उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है, अन्यथा तो ये था कि कर्नाटक में अगर कहीं हार होने की स्थिति में तो सोनिया जी को वहां शिफ्ट किया जा सकता था। और वहां ये बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हारने और जीतने का मैटर नहीं होता, ये तो चुनाव जीतती हैं, ये ऐसी फिगर है। इसलिए हारने और जीतने का मैटर नहीं होता, मैटर ये है कि पूरे देश का चुनाव कैसे मोबिलाइज किया जाए और कैसे लोगों को जो है मोबिलाइज किया जाए, पब्लिक को मोबिलाइज किया जाए, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जाता है। तो जब तक के चुनाव कर्नाटक का नहीं हुआ था, जब तक उस स्थिति को नहीं देखा था, बिल्कुल एक पहले से ये प्लान था। दुर्गेंद्र चौहान जी, क्या अब जो ये स्थितियां बदली हैं कि रायबरेली से सोनिया का जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पर पहुंच चुका है क्या?
सोनिया का रिश्ता रायबरेली से कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो पहले बात ये आई थी, जैसे वर्मा जी कह रहे थे कि एक दक्षिण में एक तरीके से थर्मामीटर उन्होंने लगाया और दक्षिण की एक तरीके से उन्होंने तापमान वहां का लिया कि वहां का क्या कांग्रेस का टेम्परेचर क्या है, लेकिन टेम्परेचर उनको वहां पे हाई मिल गया। कर्नाटक में बिल्कुल स्वीप कर गए और सब धराशायी हो गए। हालात ये बने कि अकेले एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ संपूर्ण विपक्ष, तो संपूर्ण विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो गया, ढेर हो गया। तो कांग्रेस को लगा कि नहीं, जब कर्नाटक ठीक है तो आंध्र भी ठीक है और दक्षिण के राज्य हैं उनकी स्थितियां बिल्कुल ठीक है। वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर इसके बाद स्ट्रेटजी चेंज हुई। जैसा खबरें पहले आई थी, कर्नाटक के चुनाव के पहले से खबरें चल रही थी, जब नतीजे आए तो स्ट्रेटजी चेंज की गई कि अब यहां जहां उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरह पटरा हो गई है, तो अब रायबरेली वापस सोनिया जी आ जाएं। मुझे याद पड़ता है जब 2004 में वो पहली बार रायबरेली से लड़ने गई तो उन्होंने बड़ा भावुक भाषण दिया था फिरोज गांधी मैदान में, और उन्होंने कहा था कि ये हम लोगों की गलती, उन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती को स्वीकारा था कि यहाँ की मैं बहू हूं और मेरी सास की जो विरासत है मैं नहीं संभाल पाई, मैं माफी मांगती हूं। लेकिन उन्होंने एक बात और रायबरेली की जनता को आश्वस्त किया था कि जब तक इस शरीर में प्राण है, उन्होंने इस शब्द का यूज किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था कि जब तक शरीर में प्राण है ये रिश्ते की डोर कभी नहीं टूटेगी। मैं राहुल और प्रियंका की बात नहीं करती कि वो कितने रिश्ते निभाते हैं, मुझे लगता है अपने उसी वादे को फिर से ताजा करने के लिए, एक संवेदना पैदा करने के लिए, रायबरेली से एक संदेश पूरे उत्तर भारत में देने के लिए जनता भी समझ रही होगी कि थर्मामीटर साउथ में घूमा है तो किस लिए घूमा हुआ है और यहाँ पर किस लिए घुमा है। हाँ, निश्चित रूप से साउथ में की स्थितियां अलग थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से, मुझे जो लग रहा है विकास की, उसका अब पूरा फोकस उत्तर भारत है, यूपी और उससे जो हिंदी भाषी बेल्ट है, जो राज्य है। सोनिया जैसी नेता को, एक तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये बीजेपी को एक मुद्दा नहीं कांग्रेस देना चाहती कि सोनिया गांधी रण छोड़कर भाग गई। अगर उनका लीडर ही यूपीए के अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष, जब पार्टी का अध्यक्ष ही रण छोड़ के भाग जाएगा तो उन्होंने एक तो इससे बचने के लिए कि विपक्ष को मुद्दा न मिल जाए, चुनाव में उनकी एक तरीके से किरकिरी ना हो जाए और मनोबल कार्यकर्ता का बिल्कुल ना गिर जाए। एक सूरत एमएल वर्मा साहब और हो सकती थी, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ा था कांग्रेस को, अगर प्रियंका वहां आती तो एक रुख जनता का भी मिलता और एक बदलाव जो लगातार जनता भी सोच रही थी कि कोई और नया चेहरा आए, और सोनिया गांधी अगर साउथ जाती तो उससे भी नुकसान होने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं थी, कम ही थी। नहीं, देखिए होता यह है कि जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वो नेशनल लेवल के चुनाव से नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि यही बात तो फिर कर्नाटक में भी लागू होती है ना। एग्जैक्टली, कर्नाटक में लागू होती है, लेकिन कर्नाटक में उनको इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हुआ, वहाँ पे बीजेपी फेल हुई और बीजेपी के तमाम से वो, जिसमें येदियुरप्पा और तमाम से स्थिति देखने को मिली, जिसके कारण से वहां पे कांग्रेस आगे बढ़ी। अगर वहीं पे कांग्रेस फेल कर जाती तो हो सकता है एक बार फिर से सोनिया को सोचना पड़ता कि हमें साउथ को देखना है, जहां कांग्रेस को खाली एक क्षेत्र वाइज नहीं राजनीति करनी है, बल्कि पूरे देश के का चुनाव लड़ना है, पूरे देश से जो है उनको गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग करनी है। तो एक स्ट्रेटजी ये बनानी है कि किस तरह से हम उत्तर प्रदेश को मैनेज करें जिससे लोग मोबिलाइज हों। और यहाँ पे क्षेत्र में देखिए ये सब जो जितने भी भाषण देना कि मैं यहाँ की बहू हूँ, ये क्षेत्र है, क्षेत्र नहीं बदल सकते, भावनात्मक पहलू राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष बने थे तब भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी। हमेशा ये होता है कि पब्लिक को किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, किस तरह से उसको, चाहे इमोशनली हो, चाहे तमाम से और प्रोग्राम्स हो, चाहे जब पिछले चुनाव जैसे 2009 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय 22 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन 22 सीटें जब मिली थी तो उस समय लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब जो है हमारा कर्जा माफ हो गया, हम तो मतलब आपको बताया इस बार के भी जो 2014 का इलेक्शन होने वाला है, 80 सीटों का मैंने पूरा एक सीटों का इवेल्युएशन किया है बिल्कुल। और एक रिजल्ट में आपको बताऊं जो बड़े ताजुब की बात है, शायद किसी नेता ने नहीं सोचा होगा। आप यूपी में देखिए कि जो 2009 का इलेक्शन हुआ था जिसमें 80 सीट है उत्तर प्रदेश की 17, और उस 80 सीट के रिजल्ट में देखिए कि 10 सीटें सपा ने जीती, 2 सीट कांग्रेस ने जीती है, 2 सीट बीजेपी ने जीती है, 2 सीट बीएसपी ने जीती है, 1 सीट आरएलडी ने जीती है, यानी 7 सीटें बाकी पार्टियों ने जीती और 10 सीट सपा ने जीती है। शायद सपा भी नहीं सोच पा रही वो 10 सीटें कैसे जीती, क्योंकि उसमें इक्वेशन है। जी ठीक है दुर्गेश जी, एक और अहम सवाल है कि अगर सोनिया गांधी की तरफ से पहले से ना के संकेत मिले फिर उन्हें हाँ कहना पड़ा, तो दरअसल पार्टी के अंदर से, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही अलग संदेश जाता है, कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, तो क्या ये पार्टी के बाहर जो बात निकली ये भी कार्यकर्ताओं के जोश को कम कर सकता है?
हाँ, निश्चित रूप से एक जो आपस में एक सामंजस्य नहीं है, एक शीर्ष नेतृत्व को लेकर इतना कन्फ्यूजन है, और जो जहां बात सोनिया गांधी की हो रही है वो शीर्षस्थ है और कांग्रेस की आला कमान है। तो आला कमान को लेकर अगर कन्फ्यूजन है, पार्टी में एक गुट कह रहा है कि यहाँ लड़िए, ये दूसरा गुट कह रहा है कि नहीं रायबरेली बना के रखिए, जो उनके मुझे लगता है ये सारा जो कन्फ्यूजन